हाँ भाई, स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बीएससी थर्ड सेमेस्टर और उसका ऑप्टिक्स वाला जो पेपर है, जो अभी सिलेबस आया था राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी का 3-4 दिन पहले, तो काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर सिलेबस नहीं आया, तो इस वजह से हम भी पेपर स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, है ना। और जब तक ऑफिशियल चीज़ें नहीं होती तब तक स्टार्ट भी नहीं कर पाते और दावा भी नहीं कर सकते इस चीज़ का कि ये आपका सिलेबस है हम और ये पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो कल का जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपसे इतना ही चर्चा किया था कि अपना क्या सिलेबस रहने वाला है, कितनी यूनिट्स होंगी, कौन कौन से टॉपिक्स हैं और अपन उस टॉपिक्स को कैसे कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। आज अपना फर्स्ट लेक्चर ही माने ऐसे, वो सिलेबस का इंट्रोडक्शन था, तो आप देख सकते हो सिलेबस का इंट्रोडक्शन देख लो एक बार, कैसे कैसे चीज़ें अपन कैसे कैसे पढ़ेंगे, वो सब चीज़ें मैंने बताई है वहाँ, ठीक है। तो आज वाला जो लेक्चर है अपना, उसमें मैं फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ और फर्स्ट यूनिट में एज अपना जो पुराना बुक देखा जाए उसके अकॉर्डिंग दो टॉपिक्स हैं, मेजर जो टॉपिक्स हैं वो तो दो ही हैं। इंटरफेरेंस अपना और भी मेजर टॉपिक है, उसी में भी दो उसके सब टॉपिक हैं कि एक तो इंटरफेरेंस आपको पढ़ना है भाई, जो सिलेबस में मैंने बताया था कल वाले में कि एक तो तरंगागर के विभाजन से पढ़ना है, तरंगागर के विभाजन से कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें हैं, कितने अपना टॉपिक पढ़ने हैं उसके अंदर, ठीक है ना। ऐसे तो 4 मेजर टॉपिक हैं लेकिन अपने सिलेबस में 2 टॉपिक दिए हैं। एक तो YDSC का दे रखा है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, और एक फेरेनल बाई प्रिज्म फेरेनल प्रिज्म दिया हुआ है। और बाकी 2 टॉपिक और है वो अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन अपन फिर भी थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेंगे। बाकी अब वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन इतना होना चाहिए चीज़ें क्या होती हैं, इतना थोड़ा सा पता हो अपन को आइडिया, ठीक है। बाकी इसका जो सेकंड पार्ट आएगा, है ना, उसमें व्यतिकरण नहीं पढ़ना है, इंटरफेरेंस से पढ़ना है, लेकिन उसमें जो अपन इंटरफेरेंस पढ़ेंगे वो इंटरफेरेंस अपन को पढ़ना है आयाम विभाजन से, एम्पलीट्यूड के डिवीजन से पढ़ना है। ये मेजर टॉपिक्स है और जो एम्पलीट्यूड का जो डिवीजन करेंगे वो कैसे होगा, कैसे अपन उनका डिवीजन करेंगे, उन सब के लिए अपन काफ़ी अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। और जो इंटरफेरेंस की जो कंडीशंस है वो भी आपको वहाँ प्रूव कराऊंगा, सारी चीज़ें, है ना। तो ऐसे कोई भी टॉपिक ऐसे अधूरा नहीं पढ़ेंगे, सारी चीज़ें बहुत डिटेल से और बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं। अब वहाँ जो आयाम का विभाजन है वहाँ में अपन को 4 टॉपिक है, में ना देखा जाए मेजर टॉपिक 3 ही है। एक अपना है कि प्लेन ट्रांसपेरेंट सीट है, एक बेस शेप्ड सीप है ना, सीट है, पनाकार फिल्म बोलते हैं जिसको, एक अपन को न्यूटन्स रिंग जो अपना एक्सपेरिमेंट भी है न्यूटन्स वाले का, और एक माइकलसन व्यतिकरण मापिका है। ये अपने 4 टॉपिक हैं। अपन को देखना है कि फ्रिंज कैसे बनती है, कब दीप्त बनेगी, कब अदीप्त बनेगी, कब ब्राइट बनेगी, कब डार्क बनेगी, पतांतर की कंडीशन क्या आएगी, है ना, कलांतर की कंडीशन क्या आएगी, वो सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपका स्टार्ट करने वाला हूँ जो अपना सिलेबस वाला पोर्शन है, तो एक बार ध्यान से देखेंगे, है ना, और बाकी साथ साथ नोट करते चले जाएं और साथ साथ चीज़ों को समझते जाए। कोई चीज़ें नहीं समझ आती उसको साथ में नोट भी कर ले कि मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया, तो मैं सर से या तो कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर यहाँ जो बच्चे आते हैं वो यहाँ डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज आपका फर्स्ट यूनिट, और यूनिट का भी देखा जाए तो मैं लिखता हूँ आपका पोर्शन, ठीक है भाई। अपना यहाँ चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं जिसको आप यूनिट फर्स्ट बोलते हो भाई। यूनिट अपना फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट अपना नाम है व्यतिकरण, ठीक है भाई, नाम फर्स्ट है व्यतिकरण। एक बार मैं लिखवा भी देता हूँ थोड़ा सा, बाकी कल बता दिया था। व्यतिकरण जो फर्स्ट यूनिट है व्यतिकरण, उसमें अपना जो व्यतिकरण है वो पहला है, इसमें एक तो आएगा तरंगागर के विभाजन से भाई, एक तो अपना आएगा तरंगागर के विभाजन द्वारा, ठीक है। वेव फ्रंट का अपन डिवीजन करेंगे, वो डिवीजन कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। पहले वेव फ्रंट क्या होता है वो सब चीजें जानेंगे। एक इसमें जो व्यतिकरण आएगा, एक इसमें जो व्यतिकरण आएगा वो भी व्यतिकरण ही है, और वो व्यतिकरण है आयाम के विभाजन द्वारा, डिवीजन बाई एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, आयाम के विभाजन द्वारा। वो अपना आएगा आयाम के विभाजन द्वारा भाई, आयाम के विभाजन द्वारा। ये अपना फर्स्ट यूनिट रहेगा जिसमें ये अपन को पढ़ना है। 2 टाइप से व्यतिकरण पढ़ना है, एक तरंगागर के विभाजन द्वारा और एक आयाम के विभाजन द्वारा व्यतिकरण पढ़ना है, ठीक है भाई। अगर मैं सेकेंड यूनिट की बात करूं तो जो यूनिट अपना सेकेंड है वो अपना यूनिट इस टाइप से पढ़ेंगे, सेकेंड यूनिट। और सेकेंड यूनिट में अपन पढ़ेंगे विवर्तन वाला टॉपिक, विवर्तन, और विवर्तन को भी 2 टाइप से पढ़ेंगे अपन, विवर्तन को भी अपन 2 टाइप से पढ़ेंगे। एक विवर्तन पढ़ेंगे फ्रेनेल विवर्तन, एक विवर्तन पढ़ेंगे अपन फ्रेनेल विवर्तन, और एक विवर्तन पढ़ेंगे अपन, दूसरा भी विवर्तन ही है, और इस विवर्तन को अपन पढ़ेंगे फ्रोनहोफर विवर्तन,
एक फ्रेनेल विवर्तन और एक फ्रोनहोफर विवर्तन, ये दो विवर्तन अपन पढ़ेंगे भाई, ठीक है। दो व्यतिकरण, दो विवर्तन। यूनिट थर्ड की बात करूं मैं आपसे, तो यूनिट थर्ड में अपना जो चैप्टर आएगा वो आएगा अपना ध्रुवण का। इसमें एक चैप्टर है वो अपना ध्रुवण है, पोलराइजेशन पढ़ना है। और यूनिट फोर में आपको लेजर, होलोग्राफी वगैरह ये सब टॉपिक हैं। लेजर होलोग्राफी का है, ठीक है, लेजर होलोग्राफी का है, और ठीक है फोनोटिक्स का है, फोनोटिक्स बोलते हो, फोनोटिक्स बोलते हो, ठीक है। ये सब आपको टॉपिक पढ़ने हैं, ये सब टॉपिक अपन को पढ़ने हैं। तो ये मैंने मोटा मोटा बता दिया कैसे कैसे स्टार्ट करना है। अब मैं आपका स्टार्ट करने वाला हूँ व्यतिकरण वाला चैप्टर और उसका भी फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो उससे पहले मैं तुमको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि जो अपन ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो ऑप्टिक्स का मतलब प्रकाश की, प्रकाश के मतलब प्रकाश से शुरुआत करेंगे। लाइट कैसे होती है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के कौन कौन से प्रिंसिपल आए, कौन कौन सी नेचर होती है, क्या नेचर होती है, क्या है ना, तो सब चीज़ें एक बार थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, फिर मैं अपन फ्लो में आएंगे धीरे धीरे, ठीक है भाई। तो देखो भाई, अपन बात करेंगे सबसे पहले लाइट की बात कर लेता हूँ मैं सबसे पहले, ठीक है भाई। प्रकाश, और प्रकाश है वो है, उसको लिखते हैं अपन लाइट, लाइट लिखते हैं। सबसे पहले अपन प्रकाशिकी पढ़ रहे हैं तो ये पता होना चाहिए प्रकाश क्या होता है, ठीक है ना। हाँ, इस अपन देखो स्टडी तो इन सब का ही करेंगे, लाइट का, है ना, कैसे आई, कैसे रिफ्लेक्शन हुआ, कैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, कैसे किस टाइप से क्या चीज़ें होती है उन सब का। लेकिन सबसे पहले ये भी तो जाने ना लाइट क्या है, क्या चीज़ होती है, क्यों है। तो देखो भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्रकाश कुछ नहीं होता, प्रकाश एक टाइप की एनर्जी है, ऊर्जा ही है, जिसको आप विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में देखते हो। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। और जो प्रकाश क्या करता है, अपनी जो अपन को वस्तुओं को देखने में क्या करता है, सहायता करता है। देखो भाई, जैसे अपन अंधेरे कमरे में होते हैं तो अपन को कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, तो इसका मतलब ये तो स्पष्ट है कि अपन आंखों से नहीं देख पा रहे। अपन को वस्तु को देखने के लिए अपन को क्या आवश्यकता है, लाइट की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब लाइट अपन को मान लो किसी वस्तु को देखना है या कोई वस्तु दिखाई दे रही है, तो लाइट उस बॉडी पे जाएगी पहले, और उस बॉडी से टकराकर अपनी आंख पे आएगी, आंख के अपने रेटिना पे, अपना क्या है जो भी लेंस है वहां पे उसका फोकस होता है, वो फोकस होगी तब जाके अपन को वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। कई बार चीजें क्या होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो अपन को वस्तु देखना धुंधला आने लग जाता है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही, पास की दिखाई नहीं दे रही। तो उन सब चीजों में क्या होता है कि जो अपना लेंस है आंख का, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी जो फोकस दूरी है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। तो अपन को उस फोकस दूरी को बनाए रखने के लिए अपन को एक एक्स्ट्रा लेंस यूज करना पड़ता है, जो अपन चश्मे के रूप में करते हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों के लिए तो लाइट क्या है, एक ऊर्जा का ही रूप है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, ठीक है। तो जो अपन को क्या करती है, वस्तु को देखने में क्या करेगी, अपनी मदद करती है, अपनी सहायता करती है, ठीक है। तो मैं लाइट की परिभाषा लिखवा देता हूं सबसे पहले। प्रकाश क्या है, तो आप लिखोगे प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप है, एनर्जी है जो हमें वस्तुओं को देखने में, जो हमें वस्तुओं को देखने में, वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, देखने में सहायता करता है भाई, ठीक है। अपन प्रकाश की सहायता से ही वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी लाइट हो गई। लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो अपनी हेल्प करता है, क्या, किसी भी वस्तु को देखने में अपनी क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है भाई। ये अपनी लाइट है। अब देखो भाई, जब लाइट है तो लाइट के बारे में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल है, वो सब चीजें भी देखने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं लाइट के बारे में, और लाइट के बारे में मैं बात करूं तो लाइट का अपना फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करता हूं, प्रकाश का कणिका सिद्धांत भाई, जो 1660 के आसपास की बात है भाई, 1660। प्रकाश का कणिका सिद्धांत की बात कर लेता हूं मैं आपसे कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत क्या होता है भाई। प्रकाश का कणिका सिद्धांत क्या होता है, किसने दिया, क्या होता है, क्या चीजें हैं, अपन से इसको क्या फायदा है, और कणिका सिद्धांत के द्वारा कौन कौन सी प्रकाशिक घटनाओं को समझाया गया है, वो सब चीजें डिस्कस करते हैं। तो देखो 1660 के समथिंग का आसपास का बात है, प्रकाश का कणिका सिद्धांत। तो एक साइंटिस्ट था, न्यूटन नामक साइंटिस्ट, न्यूटन नामक वैज्ञानिक, उसने प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया, कॉर्पस्कुलर प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसने ये बोला कि जब कोई प्रकाश सोर्स है उससे अगर लाइट का इमिशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, वहां से लाइट आ रही है अपने पास,
तो वो लाइट आ रही है जो छोटे छोटे ये सूक्ष्म कणों की फॉर्म में आ रही है, छोटे छोटे और सूक्ष्म कणों की फॉर्म में अपने पास आ रही है। और जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण थे उनको न्यूटन ने क्या नाम दिया, कणिका नाम दिया, उनको उन्होंने कणिका बोला। और इसी को उन्होंने क्या बोला, प्रकाश का कणिका सिद्धांत बोला। इसी को उन्होंने क्या बोला भाई, प्रकाश का कणिका सिद्धांत बोला। ठीक है, अब प्रकाश का कणिका सिद्धांत बोल दिया। अब न्यूटन ने बताया, अब भाई कणिका सिद्धांत तो बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसने ये भी बताया कि भाई जो अपना कणिका सिद्धांत है वो प्रकाश की कौन कौन सी घटनाओं को एक्सप्लेन करता है। तो ये जो कणिका सिद्धांत था, जिसको कण के रूप में माना कि प्रकाश क्या है, सूक्ष्म छोटे कणों के रूप में होता है, इसके द्वारा प्रकाश के केवल परावर्तन और अपवर्तन को ही समझाया जा सका, बल्कि जो कि ध्रुवण है, विवर्तन है ना, व्यतिकरण है, उन सब घटनाओं को इससे नहीं समझाया गया। ठीक है भाई, क्या चीजें, प्रकाश का कणिका सिद्धांत क्या होता है कि किसी वस्तु से प्रकाश का जो उत्सर्जन होगा, कोई अपना लाइट सोर्स है, प्रकाश स्रोत है, उससे अगर अपने पास प्रकाश आ रहा है तो वहां से जो प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों की फॉर्म में हो रहा है, जिन्हें कणिका कहा जाता है, और उससे कणिका सिद्धांत कहा गया, न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया। और इसके द्वारा परावर्तन अपवर्तन को समझाया, बाकी अन्य चीजों को ये नहीं समझा सका। ठीक है, तो लिख लेते हैं बातें अपन। ठीक है, तो लिखो मेरे साथ। हाँ भाई देखो, प्रकाश का कणिका सिद्धांत, तो इसके बारे में लिखते हैं, तुम नोट करते रहना साथ साथ भाई, है ना, कोई चीज़ आए तो पूछते रहना भाई। ठीक हो, तो मैं लिखता हूँ प्रकाश का कणिका सिद्धांत भाई, प्रकाश का कणिका सिद्धांत, कॉर्पस्कुलर प्रिंसिपल बोलते हैं भाई। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया, न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया भाई। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया। ठीक है भाई, न्यूटन, इसके अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार प्रकाश स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन के अनुसार, प्रकाश स्रोत से, इसके अनुसार प्रकाश स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन, उत्सर्जन छोटे छोटे या सूक्ष्म कणों, छोटे छोटे या सूक्ष्म कणों के रूप में होता है, छोटे छोटे या सूक्ष्म कणों के रूप में होता है, जिन्हें कणिका कहा गया, जिन्हें कणिका कहा गया, जिन्हें कणिका कहा गया, तथा इसे ही प्रकाश का कणिका सिद्धांत, तथा इसे ही प्रकाश का कणिका सिद्धांत कहा जाता है, तथा इसे ही प्रकाश का कणिका सिद्धांत कहा जाता है भाई। ठीक है भाई, आपसे कोई पूछे प्रकाश का कणिका सिद्धांत क्या है, किसने दिया, कणिका क्या होते हैं, तो ये सब चीजें आप उसको बताएंगे। ठीक है, कणिका सिद्धांत न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया, और प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश का उत्सर्जन है छोटे छोटे सूक्ष्म कणों के रूप में होता है, जिन्हें अपन ने क्या बोला, कणिका बोला, कणिका बोला। ठीक है ना, और इसे अपन ने क्या बोला, प्रकाश का कणिका सिद्धांत बोला। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरी बातें, अब जब ये कणिका सिद्धांत आ गया, इसके द्वारा कौन कौन सी प्रकाशिक घटनाओं को समझाया गया, वो भी पूछ सकता है भाई आपसे, कौन कौन सी प्रकाशिक घटना समझाई इसने। तो मैं लिखता यहाँ पे, प्रकाश के कणिका सिद्धांत द्वारा, प्रकाश के कणिका सिद्धांत द्वारा, प्रकाश के कणिका सिद्धांत द्वारा, क्या भाई, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, प्रकाश के कणिका सिद्धांत द्वारा प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन को समझाया गया, अपवर्तन को समझाया गया। इसके आधार पर उन सबको एक्सप्लेन किया गया
जबकि व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण को नहीं समझाया गया। जबकि विवर्तन व्यतिकरण ध्रुवण विवर्तन व्यतिकरण तथा ध्रुवण को नहीं समझाया गया भाई, नहीं समझाया गया। व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण को नहीं समझाया गया भाई। ठीक है भाई, ये सब चीजें हैं। तो इतना आपको कणिका सिद्धांत के बारे में जानना है। ऐसे अब देखो, आप बोलो कि सर अपने सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन भाई ये जनरल चीजें हैं, कोई भी पूछ सकता है। जब अपन प्रकाशिकी के बारे में पढ़ रहे हो तो ये सब चीजें इससे पहले की चीजें हैं, सब चीजें अपन को पता होनी चाहिए, क्या है, कौन कौन सा प्रिंसिपल है। ठीक है, इसके आधार पर अपन ने क्या माना था, प्रकाश क्या है, कण पार्टिकल है, मतलब उसका पार्टिकल नेचर होता है। लाइट का कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है भाई, ये प्रिंसिपल हो गया। अगर अपन अब प्रकाश का सेकंड प्रिंसिपल पढ़े, प्रकाश का तरंग सिद्धांत भाई। ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल की मैं बात करता हूं, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत भाई। ठीक है, अब जब ये न्यूटन साहब तो क्या किया, इन्होंने कणिका सिद्धांत दिया और ये तो निकल लिए। अब दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने क्या बोला, नहीं न्यूटन ने गलत बोला। हाइगेंस आए, उन्होंने क्या बोला कि न्यूटन ने जो भी बोला वो सब क्या है, गलत है। प्रकाश कण के रूप में नहीं होता, प्रकाश तो क्या होता है, तरंग के रूप में होता है। मतलब लाइट सोर्स से अगर अपने पास लाइट आ रही है तो वो किसी वेव की फॉर्म में आ रही है, तरंग की फॉर्म में आएगी अपने पास। ठीक है, तो हाइगेंस ने उसने क्या बोल दिया, प्रकाश का तरंग सिद्धांत बोल दिया। लेकिन इसने साथ में एक चीज और बोली कि जो तरंग आएगी, जो वेव होगी, वो कैसी वेव होगी, अनुदैर्ध्य प्रकृति की होगी। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल होगी, अनुदैर्ध्य प्रकृति की होगी, अनुप्रस्थ नहीं, अनुदैर्ध्य प्रकृति की होगी। ठीक है, अनुदैर्ध्य का मतलब कि जिस डायरेक्शन में तरंग चलेगी उसी डायरेक्शन में उसके पार्टिकल क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, अनुदैर्ध्य। ठीक है, मतलब तो उसका फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। और साथ में बोला कि अनुदैर्ध्य प्रकृति को माध्यम की रिक्वायर्ड रहेगी। जब वो मीडियम में चलेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, तो एक मीडियम बोला, और मीडियम ईथर बोला कि ईथर माध्यम होता है, तब जाके वो अपनी अनुदैर्ध्य तरंग है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। ठीक है भाई, तो इन्होंने एक कल्पना मात्र माध्यम माना था ईथर की, ऐसा एक माध्यम होगा, और इन्होंने ये बोला कि ये अपने ऑल स्पेस में अवेलेबल रहता है। ठीक है, तब जाके प्रकाश लाइट है जो अपनी उस मीडियम के थ्रू अपने पास तक पहुंचती है। ठीक है, ये सब चीजें इन्होंने बोली। तो अब इन्होंने बोला तो लिखना पड़ेगा भाई, इनके अकॉर्डिंग तो यही चीजें हैं। तो हाइगेन, ठीक है, तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत में लिखता हूं, हाइगेन नामक वैज्ञानिक ने दिया। पहली बात तो ये लिख देता हूं, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, और प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेन्स नामक वैज्ञानिक ने दिया। पहली बात तो ये चीज है, हाइगेन्स नामक वैज्ञानिक ने दिया। वो न्यूटन ने दिया था, और ये किसने दिया भाई, हाइगेन्स नामक वैज्ञानिक ने दिया। हाइगेन्स नामक वैज्ञानिक ने दिया भाई प्रकाश का क्या तरंग सिद्धांत, किसने, हाइगेन्स नामक वैज्ञानिक ने दिया। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर हुई। अब ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसके अनुसार प्रकाश स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन, के अनुसार प्रकाश स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन, के अनुसार प्रकाश स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन तरंग के रूप में होता है, तरंग के रूप में होता है। प्रकाश स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन तरंग के रूप में होता है भाई, किसकी फॉर्म में, वेव की फॉर्म में होता है, वेव की फॉर्म में होता है। तथा यह तरंग अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, तथा यह तरंग अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। तथा इसके संचरण के लिए, इन्होंने ऐसा माना, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। के संचरण के लिए उन्होंने माना माध्यम की आवश्यकता होती है भाई,
के संचरण के लिए क्या माना इन्होंने, माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम चाहिए, तथा यह माध्यम एक काल्पनिक माध्यम ईथर को माना। यह माध्यम एक काल्पनिक माध्यम, ऐसा कुछ होता नहीं है भाई, काल्पनिक माध्यम ईथर माना। लेकिन जब तक ये बता रहे थे तब तक तो इनका ही सुनना पड़ेगा भाई अपन को। काल्पनिक माध्यम ईथर को माना, इन्होंने क्या माना कि ये काल्पनिक माध्यम क्या होता है, ईथर को माना। जो जिस मीडियम में वो ट्रांसफर करेगी, जिस मीडियम में वो जाएगी, वो माध्यम क्या होता है, ईथर एक माध्यम होता है। ठीक है, अब इसके बेस पे कौन कौन सी घटनाओं को समझाया गया वो चीजें भी तो देखें। ठीक है भाई, जैसे यहाँ परावर्तन अपवर्तन को समझाया, इन्होंने क्या समझाया। ठीक है भाई, तरंग सिद्धांत के आधार पर, तरंग सिद्धांत के आधार पर भाई, तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन, ठीक है भाई, प्रकाश के परावर्तन कोमा अपवर्तन दो घटना, और इधर विवर्तन व्यतिकरण को भी समझाया भाई, विवर्तन तथा व्यतिकरण को समझाया गया, व्यतिकरण को समझाया गया। जबकि ध्रुवण, ठीक है भाई, ध्रुवण को नहीं समझाया गया, पोलराइजेशन को नहीं बता पाया, ध्रुवण को नहीं समझाया गया भाई, इसके बेस पे ध्रुवण को नहीं समझाया गया। ठीक है, बाकी आगे चीजें भी आएंगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पिटेंट इफेक्ट है, वो सब चीजें भी आएंगी, लेकिन इन्होंने 4 एक्सप्लेन किया, एक पोलराइजेशन को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, यहां तक चीजें थी भाई। ठीक है, तो ये दोनों अपना प्रकाश का एक कणिका सिद्धांत, कॉर्पस्कुलर प्रिंसिपल और एक वेव प्रिंसिपल, इन्होंने बोला कि प्रकाश कैसा होता है, कण होता है, इन्होंने बोला कि प्रकाश क्या होता है, तरंग होता है भाई। अब एक कण बोल रहा, एक तरंग बोल रहा, ठीक है भाई, दोनों में विरोधाभास, तो अब समाधान कौन करेगा, समाधान के लिए कोई तीसरा आदमी आएगा, समाधान उसी से होगा। चलो तो उसकी बात करते हैं। चलो देखो भाई, एक बोल रहा था कण, एक बोल रहा था तरंग। अब हुआ क्या कि दोनों को ले गए भाई किसी साइंटिस्ट के पास कि भाई, एक ने बोला कि ये तो बोलता है कण, प्रकाश को कण नेचर, पार्टिकल नेचर बोल रहा है, एक वेव नेचर बोल रहा है। तो समाधान के लिए बोला गया, तो समाधान के लिए देखो मैं अपना इतना है नहीं, वो क्वांटम के आधार है, जब आप आगे पढ़ोगे तब क्वांटम फिजिक्स में वो सब चीजें पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए। तो उसके बाद डी ब्रोगली आया गया। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने क्या बताया कि डी ब्रोगली ने भाई कि जो लाइट होती है उसकी डुअल नेचर होती है, कण भी होती है और तरंग भी होती है, दोनों का समाधान कर दिया। एक बोल रहा था कण, एक बोल रहा था तरंग, दोनों को बोल दिया हाँ भाई ठीक है, तू भी सही है, तू भी सही है, दोनों का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसने क्या बोला, इसने ये बोला डी ब्रोगली ने कि जो लाइट है उसका डुअल नेचर होता है, वो वेव भी होती है, पार्टिकल भी होती है। ठीक है, कण नेचर भी होता है, तरंग नेचर भी होता है, लेकिन एज एक एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे तो उसमें केवल उसका एक ही नेचर काम लेंगे, दोनों नेचर एक साथ काम नहीं लेंगे। जिस एक्सपेरिमेंट में अपन को वेव नेचर यूज करनी है वहाँ पार्टिकल नेचर नहीं करेंगे, जो पार्टिकल नेचर यूज करनी है वहाँ वेव नेचर का यूज नहीं करेंगे। ये डी ब्रोगली ने बोला, जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ उसका क्या समाधान रहा। ठीक है, उसके बाद जब इन्होंने बोला कि भाई, हाइगेंस ने बोला कि तरंग है तो, और इसके लिए संचरण के लिए क्या आवश्यकता होती है, अनुदैर्ध्य तरंग है, मीडियम की रिक्वायर्ड रहेगी। तो उस टाइम मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट ने आया। कौन आया था भाई, मैक्सवेल आया। मैक्सवेल के साथ माइकलसन व्यतिकरण मापी, माइकलसन भी आया, माइकलसन मोडले, और एक हर्ट्ज नामक साइंटिस्ट आया। तो मैक्सवेल ने तो तुमने पढ़ा होगा EMT के अंदर कि मैक्सवेल जो साइंटिस्ट था, मैक्सवेल ने अपन को 4 EM वेव है ना इक्वेशंस दिए थे, 1 2 3 4। ठीक है, उनके बेस पे इन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि जो प्रकाश है, लाइट है, वो कोई क्या होती है, EM वेव होती है। लाइट क्या होती है भाई, EM वेव होती है, और वो वैक्यूम निर्वात में क्या, लाइट वेलोसिटी c से चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती है, और इसके संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और ये कौन सी तरंगे होती हैं, ना कि अनुदैर्ध्य, कौन सी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे होती हैं भाई, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, और इधर माइकलसन मोडले ने बोला कि वेव के संचरण के लिए कोई यहाँ अपन को मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं रहती, और ईथर जैसा भी कोई माध्यम नहीं होता, तो ऐसा कोई मीडियम ही अवेलेबल नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, उसकी चीज़ों को खत्म कर दिया, उसको नकार दिया, उनको गलत साबित कर दिया। ठीक है,
तो इतना ही चलेंगे, है ना। और बाकी अगर देखना चाहो तो देखो कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो मैक्सवेल ने अपनी 4 इक्वेशंस दी थी, ठीक है ना, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। और आप वहाँ इन्होंने प्रूव किया, ठीक है, इन्होंने ये प्रूव किया कि जो अपनी वेलोसिटी होती है, इसका जो वेग होता है EM वेव का, वो लाइट वेलोसिटी c के बराबर होता है। लाइट वेलोसिटी किसके बराबर? c के बराबर। तो प्रकाश किससे चलेगा? c से चलेगा, ठीक है। और उसके लिए कैसी तरंगे होती हैं, इन्होंने वेव को प्रूव भी किया कि उसका नेचर कैसा होता है, अनुप्रस्थ नेचर होता है। मतलब अनुप्रस्थ का मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में अपनी वेव चलेगी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके क्या होंगे, कण के वाइब्रेट होंगे, उसके जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेशन करेंगे। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि वो अनुदैर्ध्य तरंगे नहीं होती, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। माइकलसन मोले ने क्या बोल दिया कि ईथर जैसा कोई काल्पनिक माध्यम होता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं एक लाइन लिख देता हूं। हाँ, इसके बाद मैक्सवेल कोमा माइकलसन मोरले तथा हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने बताया कि ठीक है भाई, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में होता है। बताया कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में होता है, तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं तथा इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है भाई। तथा माइकलसन नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि ईथर जैसा कोई काल्पनिक माध्यम नहीं होता है, ठीक है भाई। तथा माइकलसन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि ईथर जैसा कोई माध्यम उपस्थित नहीं होता है। ईथर जैसा कोई माध्यम उपस्थित नहीं होता है। ईथर जैसा कोई माध्यम उपस्थित नहीं होता है भाई, ठीक है ना। ये सब चीज़ें अपने नकार दी उन सब चीज़ों, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आगे की चर्चा करते हैं इसमें। अब अपन को व्यतिकरण पढ़ना है, तो व्यतिकरण कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब के बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है भाई। अब अपन बात करेंगे व्यतिकरण की, ठीक है। देखो, तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ व्यतिकरण अपन कैसे पढ़ेंगे, उस चीज़ों के बारे में देखना। अपन को पढ़ना है भाई व्यतिकरण, और व्यतिकरण को बोलते हैं इंटरफेरेंस बोलते हैं। व्यतिकरण को क्या बोलते हैं भाई? इंटरफेरेंस बोलते हैं। इंटरफेरेंस अपन को दो टाइप से पढ़ना है। पहली बात तो अपन को पढ़ना है फर्स्ट पढ़ना है भाई तरंगाग्र के विभाजन से, ठीक है भाई। देखो, एक मैं पिक्चर बना देता हूं आपके दिमाग में। एक पढ़ना है अपन को तरंगाग्र के विभाजन द्वारा,
एक तो पढ़ना है आपको तरंगाग्र के विभाजन द्वारा, ठीक है। अब तरंगाग्र के विभाजन से कौन कौन से पढ़ने हैं अपन को, वो चीज़ें देख लेते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट अपना है यहाँ YDSE, पहला एक्सपेरिमेंट YDXE, बोले तो यंग का द्विस्लिट या द्विज्री, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग का द्विस्लिट प्रयोग भाई। पहला तो कौन सा, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, द्विज्री प्रयोग भी बोलते हो। सेकंड इसमें पढ़ना है आपको फ्रेनेल द्विप्रिज्म, फ्रेनेल द्विप्रिज्म। थर्ड पढ़ना है फ्रेनेल द्विदर्पण, फ्रेनेल द्विदर्पण। और फोर्थ पढ़ना है भाई लायड दर्पण, फोर्थ पढ़ना है आपको लायड दर्पण। अब देखो भाई इसमें ये अपना ओनली सिलेबस में ये दो हैं, एक तो अपन को YDSE पढ़ना है, एक ये वाले पढ़ने हैं। फ्रेनेल द्विदर्पण भी नहीं है और लोयर दर्पण भी नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये चीज़ें देखनी है अपन को। अगर इधर मैं बात करता हूँ सेकंड की तरफ, दूसरी तरफ मैं बात करता हूँ आपसे आयाम विभाजन से भाई, दूसरी तरफ मैं बात करता हूँ आयाम के विभाजन द्वारा। अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं आयाम विभाजन द्वारा, तो आयाम विभाजन द्वारा डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड बोलते हैं। आयाम विभाजन की बात कर लेते हैं। आयाम विभाजन की बात करूंगा तो आयाम विभाजन में मैं बात करता हूं आपसे, यहां जो अपना फर्स्ट है भाई, पहला पढ़ेंगे अपन पतली पारदर्शी फिल्म, पतली पारदर्शी फिल्म, ठीक है। और इसी को अपन एक और बोल देते हैं, इसी में फनाकार फिल्म भी बोल देते हैं, पतली पारदर्शी फिल्म। और इसी को अपन बोलेंगे, इसी को अगर थीटा एंगल शो कर देंगे तो फनाकार फिल्म बन जाएगी। तीसरा अपन पढ़ेंगे इसमें न्यूटन वलय का, तीसरा अपन पढ़ेंगे इसमें न्यूटन्स वलय, न्यूटन्स रिंग का। और चौथा पढ़ेंगे अपन माइकलसन मॉडल का, माइकलसन व्यतिकरण मापी, व्यतिकरण, माइकलसन व्यतिकरण मापी। ये अपना सिलेबस रहेगा इन दोनों का। अपन को इंटरफेरेंस को ऐसे ऐसे पढ़ना है भाई, कैसे कैसे पढ़ना है वो देख लो एक बार फिर से। इंटरफेरेंस है, व्यतिकरण है, एक पढ़ना है तरंगाग्र के विभाजन से, एक पढ़ना है आयाम के विभाजन से। अब तरंगाग्र का विभाजन कैसे होगा, कैसी सब चीजें होगी वो अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी पिक्चर बन जाए माइंड में कि क्या क्या टॉपिक कैसे कैसे चीजें हैं, वो सब पढ़नी है अपन को। पहला अपना इसमें आएगा YDSE यंग का द्विस्लिट प्रयोग, द्विज्री प्रयोग, जिसको तुम 12th क्लास में भी अच्छे से पढ़ के आए हो, है ना। तो YDSE पढ़ना है। उसके बाद फ्रेनेल द्विप्रिज्म पढ़ना है, फ्रेनेल द्विदर्पण, दर्पण अपने सिलेबस में नहीं है, लोअर दर्पण भी नहीं है, ये दो टॉपिक हैं। यहाँ अपन को यंग डबल स्लिट पढ़ना है पूरा कंप्लीट, कैसी प्रिंजें बनेगी, है ना, प्रिंजों का साइज क्या होगा, आकार क्या होगा, है ना, कितनी उसकी सरल रेखा बनेगी या परवलय जो भी बनेगी, जैसी भी बनेगी, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, कब दीप्त बनेगा, कब अदीप्त बनेगा, दीप्त की पथांतर की क्या कंडीशन है, अदीप्त की पथांतर क्या कंडीशन है, कलांतर की क्या कंडीशन होती है, ठीक है ना। वो सब चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। एक फ्रेनेल द्विप्रिज्म पढ़ूंगा, प्रिज्म के बारे में तुम पढ़ के आए हो, प्रिज्म कोण वगैरह जो भी चीज़ें हैं, यहाँ भी अपन एक प्रिज्म मानेंगे, ठीक है, जिसको अपन फ्रेनेल प्रिज्म बोलेंगे। और द्विप्रिज्म मतलब वो एज ए डबल प्रिज्म की तरह होता है, जैसे अपना सिंगल प्रिज्म होता है, दोनों को आधार को कॉमन करके बनाया जाता है, तो वो अपना फ्रेनेल द्विप्रिज्म हो जाएगा। इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा, बाकी ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। इसी प्रकार अगर मैं आयाम विभाजन से बात करूं, आयाम विभाजन से, तो आयाम विभाजन से मैं देखता हूं अपना पहला अपना आएगा पतली पारदर्शी फिल्म, है ना, समांतर वाली जो पैरेलल दे रखी थी। एक आएगी वेज शैप्ड वाली, पनाकार फिल्म बोलते हैं वो वाली। इसमें दोनों चीज़ों के लिए पढ़ूंगा, इनमें बताऊंगा कि आयाम का कैसे विभाजन होगा, और वो कंडीशन भी मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि आप बोलते हो ना व्यतिकरण के लिए कि समान आवर्ती लगभग समान आयाम, तो समान आयाम कैसे आता है उसके लिए वो सारी चीज़ें। अब इनमें दो दो डेरिवेशन है एक के अंदर ही, एक के अंदर दो दो डेरिवेशन कैसे हैं कि एक अपन परावर्तित प्रकाश में देखेंगे, एक अपन पारगमित प्रकाश में देखेंगे। दोनों चीज़ें के लिए पढ़ेंगे, इसके लिए भी दो, इसके लिए भी दो, इसके लिए भी दो, ये सब चीज़ें, ठीक है। आगे न्यूटन्स वाला आएगा जो अपना एक्सपेरिमेंट भी है, और माइकलसन मॉडल है, ये भी अपना एक्सपेरिमेंट है, और ये सब चीज़ें। और यहाँ से क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, और इधर से यहाँ से क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है भाई। तो यहाँ तक ये चीज़ें हैं। तो अभी मैं चलूँ अपन आगे, ये चीज़ें आपके माइंड में सेट हो गई, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है भाई।
तो मैं आगे आपसे बात करता हूँ कि अब इंटरफेरेंस क्या चीज़ होती है, ठीक है, व्यतिकरण क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँ। और व्यतिकरण के बाद ये चीज़ें तो आप जानते हो, तरंगागर के विभाजन से, आयाम के विभाजन से, ठीक है। अब तरंगागर का विभाजन कैसे करेंगे वो चीज़ें मैं लिख देता हूँ यहाँ। तरंगागर का जो विभाजन करेंगे अपन यहाँ पे, तरंगागर का जो विभाजन करेंगे भाई, वो तरंगागर का विभाजन अपन करेंगे, ठीक है, परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा। अपन करेंगे कैसे भाई, परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा, परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा, ठीक है, ये चीजें करेंगे। और यहाँ आयाम का विभाजन कैसे करेंगे, आंशिक परावर्तन आंशिक अपवर्तन द्वारा। यहाँ आयाम का विभाजन कैसे करेंगे, आंशिक परावर्तन और आंशिक अपवर्तन तथा आंशिक अपवर्तन द्वारा। यहाँ अपन आयाम का विभाजन करेंगे आंशिक परावर्तन आंशिक अपवर्तन द्वारा, ऐसे अपन इसके आयाम का विभाजन करेंगे, ऐसे अपन क्या करेंगे, उसके आयाम का विभाजन करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ व्यतिकरण वगैरह के बारे में। देखो भाई, आगे की चर्चा आगे में चलते हैं, अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई, व्यतिकरण, ठीक है, व्यतिकरण, है ना। आपके जो टॉपिक है उन पे आऊँगा, सिलेबस पे पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा, लेकिन थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ जो अपन चैप्टर में चल ही रहे हैं व्यतिकरण वाले में, चीज़ें क्या होती हैं, कैसे चीज़ें होती हैं, वो सबके बारे में, है ना। बाकी वहीं से स्टार्ट करूँगा, कालिक कला सम्मता, है ना, टेम्परल, है ना, स्पिरिचुअल क्या होता है, जो भी है, कोरेंस लेंथ वगैरह है, सम्मता काल, सम्मता लंबाई, जो भी क्या क्या चीज़ें होती हैं वहीं से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बात करूँ व्यतिकरण क्या होता है, जिसको आप इंटरफेरेंस बोलते हो, ठीक है। छोटी क्लास में परिभाषा ऐसे पढ़ी होगी कि दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें एक दिशा में चलते हुए किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है, या फिर ऐसे पढ़ा होगा समान आयाम, समान आवृत्ति तथा लगभग समान आयाम, ठीक है भाई। ऐसी कंडीशन पड़ी होगी अपने व्यतिकरण के लिए कि समान आवृत्ति, ठीक है भाई, समान क्या होनी चाहिए, पहली बात तो आवर्ती, समान आवर्ती, और नीचे लिखा होगा लगभग समान आयाम, ठीक है भाई। तो लगभग समान क्यों भाई, समान ही क्यों नहीं, लगभग समान आयाम। आवर्ती तो तुमने समान ले ली, उसका भी रीजन है भाई, आवर्ती समान लेने का क्या रीजन है, और ये लगभग समान लेने का क्या रीजन है, समान ही क्यों नहीं लिया और आवर्ती को लगभग समान क्यों नहीं लिया, ऐसे भी कर सकते थे आप, समान उसको आवर्ती को समान ही क्यों माना, और जबकि आयाम को लगभग समान ही क्यों माना, तो उन सब का रीजन है वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, आवर्ती समान का मतलब क्या है, आवर्ती समान का मतलब होता है कि आवर्ती का जो लिंकअप होता है लाइट के साथ, वो उसके कलर बोले, एज ए कलर बोले, रंग बोले, मतलब एक सेम कलर का, जैसे अपने पास मान लो सोडियम लैंप है, ठीक है, जो पीली लाइट आती है उससे जो भी है, तो उसका वेवलेंथ मतलब एज ए मोनोक्रोमेटिक लाइट हो गया, एज ए क्या हो गया, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट हो गया, मतलब उसका तरंगदैर्ध्य सिंगल और सिंगल होगा, उसमें कोई दूसरी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब आवृत्ति की बात करूं तो मैं उसके कलर की बात करूंगा, रंग की बात करूंगा, तो एक रंग के लिए लैम्बडा क्या होती है, फिक्स होती है, किसी एक रंग के लिए लैम्बडा क्या हो गई, फिक्स हो गई, और जब लैम्बडा फिक्स हो गई तो अपन उसको बोलते हैं एक वर्णी प्रकाश, तो अपन क्या बोलेंगे भाई, एक वर्णी प्रकाश बोलेंगे, एक वर्णी प्रकाश। अगर एक से ज्यादा लाइट आ गई, एक से ज्यादा बहुवर्णी प्रकाश आ गया, तो वहां फिर स्थानिक कला संबद्धता नहीं हो पाएगी। अब स्थानिक कला संबद्धता क्या होती है वो मैं जस्ट आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहली चीज तो आप क्या समझे, समान आवर्ती का मतलब क्या होता है, आवर्ती का मतलब होता है जो भी अपनी लाइट है उसके कलर से, कलर का मतलब क्या होता है, लैम्बडा, जिसको आप तरंग दैर्ध्य बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो भाई, तरंग दैर्ध्य बोलते हो, मतलब सिंगल लैम्बडा है, सिंगल कलर है तो सिंगल तरंग दैर्ध्य, जिसको मोनोक्रोमेटिक बोलेंगे, एक वर्णी प्रकाश बोलेंगे। और एक वर्णी जब प्रकाश आएगा तो उसके लिए अपना जो पैटर्न है वह स्थानिक कला संबद्धता मिलेगी अच्छे से, और उसकी वजह से अपन को क्या, व्यतिकरण प्रतिरूप अच्छे से दिखाई देगा, पहली चीज तो ये, ठीक है। इसलिए इसको सिंगल रखते हैं। अगर एक से ज्यादा लाइट आएगी तो अपन वहां क्या लाइट, हाँ लैम्बडा की बात करेंगे तो पाथ डिफरेंस वगैरह ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, ओवरलैप हो जाएगी। अपन यही डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि कौन सी प्रिज्म कहाँ पे बन रही है, दीप्त कहाँ बन रही है, दीप्त कहाँ बन रही है, एक दूसरे में ओवरलैपिंग होने लग जाएगी वहां पे, ठीक है। इसलिए अपन एग्जैक्ट कंडीशन लेके चलते हैं कि आवृत्ति क्या होनी चाहिए, पहली बात तो समान होनी चाहिए, आवृत्ति क्या होनी चाहिए भाई, समान होनी चाहिए। सेकंड बात समझेंगे, आयाम बात की लगभग समान की, लगभग समान का मतलब क्या है भाई, लगभग समान का मतलब क्या है, अगर लगभग समान मतलब अप्रोक्सीमेट समान ही है ना, लगभग समान मतलब थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। अगर मान लो इनको डिफरेंट रखते हैं अपन इनको क्या रखते हैं, डिफरेंट, तो अपन ने, तुमने ऐसा पढ़ा होगा, अगर अपने पास दो ऐसे वेव चल रही हैं, ठीक है, एक दूसरी वेव अपने पास ऐसे आई, अपन अध्यारोपण की बात करेंगे जब,
ठीक है। अगर एक दूसरी वेव भी कुछ ऐसे आ रही है, अगर इन दोनों का आयाम मान लो एक दूसरे के समान है, लगभग समान है, तो जब ये दोनों एक दूसरे पे हद्यारोपित होंगे तो अपन को जो पैटर्न मिलेगा वो अगर बहुत अच्छे से दिखाई देगा कि ये मैक्सिमा है और यहाँ क्या है, ये मिनिमा है। मैक्सिमा और मिनिमा अपन को क्या दिखाई देगा, अच्छे से दिखाई देगा। मतलब कहने का मतलब व्यतिकरण प्रतिरूप में अपन अच्छे से देख पाएंगे कि ये ब्राइट बन रहा है, ये डार्क बन रहा है, ये दीप्त फ्रिंज है, ये अदीप्त फ्रिंज है। ठीक है, इस कारण अपन ये कंडीशन लेके चलते हैं, समान आवर्ती लगभग समान आयाम। तो ये चीज समझ में आई होगी, पहली बात। दूसरी बात क्या बोला कि जब समान आवर्ती लगभग समान आयाम की दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें एक ही दिशा में चलते हुए किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, एक ही दिशा में चलते हुए किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, तो अध्यारोपण के फलस्वरूप यहाँ जब अध्यारोपित हो गई तो उस बिंदु पर जो परिणामी तरंग मिलेगी, अपनी जो परिणामी क्या मिलेगी, तरंग मिलेगी, उसका आयाम जो दोनों तरंग हैं उनसे क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। उनसे क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। वो डिपेंड करता है उसकी फेज पे कि वो समान कला में मिल रही है या अपोजिट कला में मिल रही है। अगर समान कला में मिली तो आयाम बढ़ जाएगा, अपोजिट कला में मिली तो आयाम घट जाएगा। मतलब समान कला में मिली तो संपोषी व्यतिकरण हो जाएगा, दीप्त फ्रिंज बनेगी, आयाम ज्यादा हो जाएगा। अगर विपरीत कला में मिली तो आयाम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब समान लिया तो अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को वहां डार्क अच्छे से दिखाई देगा, अपन को वहां डार्क क्या दिखाई देगा भाई, अच्छे से दिखाई देगा। इसलिए अपन को ये सब चीजें कंडीशन लेके चलनी होती है। आई बात समझ में। तो जब अध्यारोपण हुआ तो वहां परिणामी जो तरंग की तीव्रता है ना, आयाम, उसका मान क्या हो जाएगा, अलग अलग प्राप्त होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम प्राप्त हो जाता है, जो इन दोनों से क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, व्यतिकरण बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलेंगे, व्यतिकरण बोलते हैं। अब सुनो भाई, जब व्यतिकरण हो गया तो व्यतिकरण की कुछ शर्त भी आएंगे, व्यतिकरण की क्या आएंगे अपने पास, कुछ शर्त भी आएंगे। अब शर्त कैसे आएंगी वो देखेंगे, शर्त देखेंगे, मैं सब लिखाऊंगा भैया ना, लिखने का कोई जल्दी नहीं। व्यतिकरण की अब शर्तों के बारे में देख लेते हैं अपन, व्यतिकरण की क्या क्या शर्त आएंगे, देखो एक बार समझ लेते हैं। पहला अपन व्यतिकरण की शर्त बात करते हैं। व्यतिकरण की शर्त, फर्स्ट शर्त अपनी कैसी आएगी कि ये तो अपन को फिक्स हो गया, आयाम कैसा होना चाहिए, लगभग समान। आयाम क्या होना चाहिए, लगभग समान। और आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मतलब मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान। आयाम लगभग समान, आवृत्ति समान। आवृत्ति समान तो वेवलेंथ समान, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आयाम समान हो गया। दूसरी कंडीशन आप लिखते हो, कला संबंध होना चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत कैसी होने चाहिए, कला संबंध स्रोत होने चाहिए। कला संबंध स्रोत का मतलब क्या है, कोरेंट सोर्स होने चाहिए। कोरेंट सोर्स क्या होते हैं, कोरेंट सोर्स उन सोर्स को बोलते हैं कि जिनकी कला में परिवर्तन समय के सापेक्ष या तो नियत रहे या फिर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उनमें कला में परिवर्तन या तो क्या हो, जीरो हो, या समय के सापेक्ष क्या होना चाहिए, नियत रहना चाहिए। ठीक है, उन दोनों सोर्सों को अपन क्या बोलेंगे, कला संबंध सोर्स बोलेंगे। ठीक है, मतलब उनका जो हाँ भाई, तो पहला क्या, आयाम समान, लगभग आवृत्ति समान होनी चाहिए। आयाम लगभग समान, आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान। कला संबंध सोर्स होने चाहिए। तीसरा, अगर ध्रुवण हैं, दोनों ध्रुवित हैं, तो दोनों की ध्रुवणता, दोनों तरंगों की ध्रुवणता क्या होनी चाहिए भाई, समान होनी चाहिए। दोनों की क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आयाम समान होना चाहिए, आवृत्ति लगभग, आयाम लगभग समान, आवृत्ति समान होनी चाहिए। कला संबंध होना चाहिए, ध्रुवण है तो ध्रुवण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेकंड मान सकते हो, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ हो गया। ठीक है, फिफ्थ कंडीशन हो गई। और दूसरी बात कि दोनों की कला क्या होनी चाहिए, समय के सापेक्ष कला संबंध सोर्स होने चाहिए। अपनी ये चीजें लिख दी। तो ये सब चीजें अपनी क्या हैं, अपनी कंडीशन है, किसकी, व्यतिकरण की कंडीशन है। और मोनोक्रोमेटिक लाइट हो गई, मतलब आवृत्ति लिख सकते हो।
मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। अगर मोनोक्रोमेटिक नहीं है, बहुवर्णी है, तो उसके लिए क्या चीज़ें होगी कि अपन को स्थानीय कला संबंधता अच्छे से प्राप्त नहीं होगी। उस वजह से अपन क्या होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले व्यतिकरण की बात कर लेता हूँ। व्यतिकरण होता क्या है, परिभाषा की व्यतिकरण पढ़ना ही है, और उसकी शर्त भी देख लेता हूँ। ये शर्त है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो लिख लेते हैं अपन थोड़ा सा। लिखो व्यतिकरण में, लिखो जब समान आवृत्ति, जब समान आवृत्ति तथा लगभग समान आयाम, समान आवृत्ति तथा लगभग समान आयाम समान आयाम की दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें, दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें समान दिशा में चलते हुए, समान दिशा में चलते हुए संचरित होते हुए, समान दिशा में संचरित होते हुए किसी बिंदु पर हद्यारोपित होती है, किसी बिंदु पर हद्यारोपित होती है, हद्यारोपित होती है, तो हद्यारोपण के फलस्वरूप, तो हद्यारोपण के फलस्वरूप, हद्यारोपण के फलस्वरूप प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता, प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता, तरंग की तीव्रता अर्थात आयाम, अर्थात आयाम का मान, अर्थात आयाम का मान, आयाम का मान दोनों तरंगों से अलग प्राप्त होता है, दोनों तरंगों से अलग प्राप्त होता है। ठीक है भाई, दोनों तरंगों से अलग प्राप्त होता है। अतः प्रकाश की इस घटना को, अतः प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को व्यतिकरण कहा जाता है, घटना को व्यतिकरण कहा जाता है भाई, व्यतिकरण कहा जाता है। प्रकाश की इस घटना को व्यतिकरण कहा जाता है। ठीक है भाई, प्रकाश की इस घटना को क्या बोलेंगे अपन, इंटरफेरेंस बोलेंगे, व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है भाई, यही व्यतिकरण था आपका। अगर मैं बात करूं व्यतिकरण की शर्त, तो देखेंगे भाई यहाँ पे मैं लिख देता हूं, व्यतिकरण पढ़ रहे हैं तो व्यतिकरण पता होना चाहिए, क्या क्या कंडीशन है वो भी पता होनी चाहिए। बाकी मैं एक एक को प्रूव करके आराम से बताऊंगा आपके, है ना। तो व्यतिकरण की शर्त देख लेते हैं भाई, क्या क्या कंडीशंस हैं, शर्तें, व्यतिकरण के लिए क्या क्या शर्तें हैं। तो पहली शर्त तो आपको पता ही लग गया, पहली शर्त तो ठीक है। अगर दो की बात करूं, दोनों प्रकाश तरंगों, ऐसे लिखो, दोनों तरंगों के लिए, तरंगों के लिए आयाम का मान, आयाम का मान, आयाम का मान लगभग बराबर, आयाम का मान लगभग बराबर, बराबर होना चाहिए भाई। अब बराबर क्यों होना चाहिए, आयाम का मान लगभग बराबर होना चाहिए ताकि व्यतिकरण प्रतिरूप स्पष्ट दिखाई दे, ताकि व्यतिकरण प्रतिरूप स्पष्ट दिखाई दे भाई, इसके लिए स्पष्ट दिखाई दे, ताकि व्यतिकरण प्रतिरूप स्पष्ट दिखाई दे, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोत
कला संबंध पढ़ाएंगे भाई। कला संबंध, कला संबंध क्या होता है? दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए भाई, कोरेंट सोर्स होनी चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए। सेकंड कंडीशन, दोनों प्रकाश स्रोत क्या होने चाहिए भाई? कला संबंध होने चाहिए। ठीक है भाई। थर्ड कंडीशन की बात करूं मैं आपके लिए, तीसरी कंडीशन, दोनों प्रकाश स्रोतों की आवृत्ति, दोनों प्रकाश स्रोतों की आवृत्ति, स्रोतों की आवृत्ति बराबर। आवृत्ति का मतलब आवर्ती या फिर आवर्तकाल बोल दो, आवृत्ति आवर्तकाल बराबर, अर्थात आवर्ती आवर्तकाल बराबर मतलब अर्थात दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होने चाहिए। अच्छा, दोनों प्रकाश स्रोतों की तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए। ऐसे प्रकाश स्रोतों की तरंग दैर्ध्य समान, ठीक है, मतलब मोनोक्रोमेटिक सोर्स होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है भाई, समान होनी चाहिए। ये हो गई ये कंडीशन। अगली कंडीशन लिखूँ तो ये लिख सकते हो, दोनों प्रकाश स्रोत मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, एक वर्णीय होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगर श्वेत में भी पढ़ेंगे है ना, लेकिन वह कलरफुल पिंजर ऐसे ही बनेगी, वो स्पष्ट पैटर्न नहीं बन पाता। ठीक है, दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होनी चाहिए भाई, दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्णीय मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए, एक वर्णीय होने चाहिए भाई, दोनों के लिए एक वर्णीय, लैम्डा सेम होना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ की बात करता हूँ, कला संबंध हो गया, एक वर्णीय हो गया, मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, यदि दोनों प्रकाश स्रोत ध्रुवित हैं, यदि प्रकाश स्रोत ध्रुवित हैं, यदि दोनों प्रकाश स्रोत ध्रुवित हों तो उनकी ध्रुवणता भी समान होनी चाहिए। तो उनकी ध्रुवणता भी समान होनी चाहिए, उनकी ध्रुवणता भी समान, उनकी ध्रुवणता भी क्या होनी चाहिए भाई? समान होनी चाहिए। ये सब चीजें हैं। अगर मान लो एक वर्णीय नहीं हो के बहुवर्णीय होगा तो वहां स्थानिक कला संबद्धता नहीं हो पाएगी। स्थानिक कला संबद्धता क्या होती है वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, स्थानिक कला संबद्धता स्पिरिचुअल टेम्परल है ना, स्पिरिचुअल है, टेम्परल है, ठीक है ना, कोरेंस लेंथ है, कोरेंस टाइम है, ये सब चीजें मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए अपने क्या व्यतिकरण क्या होता है और व्यतिकरण की क्या क्या शर्तें हैं मैंने आपको अच्छे से समझाई। आयाम लगभग बराबर क्यों होना चाहिए, आवृत्ति बराबर क्यों होना चाहिए, कला संबंध क्यों होना चाहिए, वो सब चीजें अपने डिस्कस की। और जैसे जैसे अभी सारी चीजें आएंगी भाई, कला संबंध क्या होता है, कला संबंध क्या होता है, ठीक है ना, आयाम कैसे बराबर लेते हैं, इस चीज को प्रूव करके बताऊंगा मैं आपको, है ना। आयाम बराबर होने से क्या है, और आवृत्ति बराबर है, आयाम लगभग बराबर क्यों लिया, बराबरी क्यों नहीं ले लिया, आवृत्ति को समान क्यों नहीं लिया, असमान क्यों नहीं ले लिया, वो सब चीजें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए और साथ में नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर तरीके से। कोई भी चीज टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाऊंगा, कंप्लीट सिलेबस पढ़ाऊंगा ना, उस चीज की मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आप तो कुछ नहीं, जब भी क्लास लो स्टार्ट करो, ग्लास और पेन कॉपी के साथ बैठो, आराम से लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो। कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो उसको साइड में लिख लो भाई, ये चीज़ अपन को समझ नहीं है, पेज के ऊपर लिख लो। जब भी या तो कमेंट सेक्शन के अंदर, या जो बच्चे यहाँ रहे हैं वो यहाँ पूछ लो। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी चीज़ें हैं, तो साथ साथ पढ़ते चलो, सारी चीज़ें करते चलो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल मिलते हैं आपसे। ठीक है भाई, ओके भाई।